हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2025 का ये जीएस का सेकेंड पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने जीएस के फर्स्ट पेपर में जो इससे पहले अपलोड किया था उसमें ही ये बात डिस्कस की थी कि जो है जीएस का सेकेंड पेपर फर्स्ट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है और थर्ड पेपर तो और भी ज़्यादा लेंदी होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जो है सिलेबस ही बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है इसलिए। ठीक है, तो ये जीएस का सेकेंड पेपर है। चलिए देखते हैं। तो ये भी बिगनर्स को बता दूं कि 3 घंटे का पेपर होता है मेंस में सारे ही, और ये 250-250 नंबर के जीएस के चारों पेपर होते हैं आपके। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैं दिए गए हैं। आपने जो लैंग्वेज चूज़ की होगी उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है वो क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखने होंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन है उनको 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के हैं ये 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं तो ये 100 मार्क्स के हो गए, और बाकी जो 11 से 20 तक के हैं ये 15 मार्क्स के हैं। तो ये आपके 150 मार्क्स के हो गए, समझ लीजिए 250 नंबर का आपका पूरा पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस जीएस के सेकंड पेपर में मोटे तौर पे आपका क्या क्या टॉपिक है। एक तो पॉलिटी है, प्रीलिम्स में तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉलिटी, गवर्नेंस भी है, सोशल जस्टिस भी है। इंडियन सोसाइटी फर्स्ट पेपर में है, लेकिन सोशल जस्टिस जो है वो आपका जीएस के सेकंड पेपर में आ जाता है। और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा, आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़ेगी। अगर मान लो लक्ष्मीकांत या कोई भी दूसरी बुक जो भी प्रेफर करते हो आप यूज़ करते हो, लक्ष्मीकांत हो गई जैसे कि मान लीजिए। बाकी और भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे न्यू इंडिया एट द रेट 75 करके डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, एआरसी रिपोर्ट जो है तो ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी यूज़ करनी पड़ेंगी। आईआर के लिए आप जो है किसी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के नोट्स वगैरह मिल जाते हैं सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चूँकि सिलेबस में सीधे सीधे वहाँ पे मेंशन्ड है। जब डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं ना यूपीएससी का, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं वहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो उसमें डायरेक्टली मतलब यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा जब सिलेबस में है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। तो भ्रष्ट आचरण होता क्या है, उसकी विवेचना करनी, किसको कहते हैं भ्रष्ट आचरण। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं या अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। तो अगर मान लीजिए आपका हिंदी माध्यम है और यहाँ पर कोई भी सम्यक या कोई भी शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, सम्यक असर का क्या मतलब है। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो आप यहाँ से इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ न कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा ना कि इसका मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब सिलेबस से ही पूछ लिया गया है सब जो है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से। उसके बाद है पूछा गया है कि न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये 10 नंबर के हैं, तो 10 नंबर के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 मार्क्स के हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए। इसके बाद पूछा गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए। मतलब आपको ये तुलना करना है कि जो भारत का राष्ट्रपति होती है उसकी क्षमा करने की शक्ति क्या होती है, और अमेरिका के राष्ट्रपति में, दोनों में तुलना करनी है आपको। तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए, क्या क्या अंतर है वो बताना है। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएँ हैं। अग्रिम माफ़ी क्या होती है ये बताना है। प्रिमिटिव पार्डन्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव नहीं सॉरी प्रेम्पटिव, उसके बारे में बताना है आपको। अग्रिम माफ़ी क्या होती है इस पर लिखना है आपको। फिर है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद पूछा गया भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन
सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 10 ही नंबर का पूछ लिया गया यहाँ पे। इसके आगे पूछा गया है, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो इसको समझाना है आपको, जो है एक्सप्लेन करना है। सोशल जस्टिस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैंक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं, परीक्षण कीजिए। तो ये 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, ये पीडीएफ जो है हमारी, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर। इसके अलावा जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं मेंस की, सारी वहीं पे मिल जाएंगी। ऑप्शनल पेपर कौन सा है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उसकी हम जो है पीडीएफ अपलोड कर देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शनल पेपर्स की वीडियोस तो नहीं रिकॉर्ड हो पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। पूछा गया है, नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो औचित्य सिद्धि कीजिए, मतलब सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी है उसका औचित्य बताना, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। उसके बाद पूछा गया, भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान सह विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है, विस्तार से बताइए। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया, वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। तो स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, इसको स्पष्ट करना है। फिर पूछा गया, संवैधान, अब देखो ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन ये भी लेंदी थे, मतलब 10 नंबर के हिसाब से तो काफ़ी डिटेल में लिखना होगा आपको। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त परीक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रायोज्यता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये लिखना है 250 शब्दों में आपको। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कॉलेजियम प्रणाली तो चर्चाओं में रहते ही है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया यूएसए दोनों को साथ में कंबाइन करके पूछ लिया गया। फिर पूछा गया, भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर, मतलब जीएस के फर्स्ट पेपर की तुलना में थोड़ा सा टफ पेपर है। पर्यावरण दबाव समूह क्या है? व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स तो सिलेबस में है ही, तो इसलिए पूछा गया। तो यहाँ पर पर्यावरण दबाव समूह के बारे में पूछ लिया गया है। भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ये तो सिलेबस में डायरेक्टली वहीं से पूछा गया है। फिर पूछा गया कि संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया। इसके बाद है, समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं। समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है आपको 250 शब्दों में। ठीक है, इसके बाद ये 3 क्वेश्चन और बचे। यहाँ पर पूछा गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये सब कहाँ से, जो अभी मैं बता रहा था ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो सब पढ़ने हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऐसी कोई बुक वगैरह आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे? तो ये पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति
टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये कहाँ से पूछा गया है, आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर आया है, आप आराम से देखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा नीचे आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, इसको देखिए सीरियस होकर जो है, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपको देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देख के अगर बोर हो रहे हैं तब तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये लिखना होगा वहाँ पे 6 घंटे या जो है 3 घंटे आपका जीएस फर्स्ट पेपर हुआ होगा, 3 घंटे आप सेकेंड पेपर। ठीक है, 6 घंटे एक दिन में लिखना, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना ऑप्शनल पेपर बता दीजिएगा, क्योंकि अभी 3rd और 4th पेपर होगा, उसके बाद आपके जो कंपलसरी वाले पेपर होंगे लैंग्वेज वाले, और फिर आपका ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।